नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान आज एक नया वीडियो लेकर जिसमें कैपिटल मार्केट को डिस्कस करेंगे जो अपने बीकॉम फाइनल ईयर पेपर 1 में आता है। कैपिटल मार्केट है वो आपके फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। थोड़ा बहुत इसके बारे में अपन स्टार्टिंग की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल वर्ड्स में अपन बात करें तो कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, या फिर कुछ इस टाइप से भी इसको डिफाइन करा जा सकता है। कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, यानी पूंजी बाजार वह बाजार होता है जहां पे दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन है वो किया जाता है। लॉन्ग टर्म या दीर्घकाल का यहाँ पे मीनिंग है वो 1 साल से ज़्यादा के टाइम ड्यूरेशन का आता है। फिर उसके बाद में जैसे अपन ने मनी मार्केट में कंपोजिशन ऑफ मनी मार्केट पढ़ा था, वैसे ही इसमें कंपोजिशन या गठन है पूंजी बाजार का वो आता है। उसको अपन ने मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करा है, जिसमें पहला पार्ट आपका ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट या संगठित पूंजी बाजार, और सेकंड आता है अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित पूंजी बाजार। अनऑर्गेनाइज्ड का अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो मार्केट होता है जिस पे कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो नहीं होती है, यानी किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का इस पे कंट्रोल नहीं होता है। इसमें भी वर्ड्स आपको वो सेम ही मिल रहे हैं, जैसे देसी बैंकर, मनी लेंडर, जिन्हें अपन साहूकार, महाजन, देसी बैंकर कुछ इस टाइप से बोलते हैं। तो इसका अपन 2-3 वीडियोज में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैं इसको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। अब अपन ऑर्गेनाइज्ड मनी कैपिटल मार्केट पे आते हैं तो उसको यहाँ पे 3-4 पार्ट में डिवाइड करा है। एक तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट जहाँ पे औद्योगिक प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। फिर उसके बाद में एक आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं उनका लेन देन किया जाता है। फिर उसके बाद में आपके कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डेवलपमेंटल फाइनेंस सप्लाई करते हैं, जिसे अपन विकास वित्त संस्थाएं बोलते हैं। और लास्ट जो आता है वो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, वित्तीय मध्यस्थ, जो आपके इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में मध्यस्थ का या मीडिएटर का काम करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, प्राइमरी मार्केट या प्राथमिक बाजार और सेकेंडरी मार्केट या द्वितीयक या सहायक बाजार। प्राइमरी मार्केट के बारे में पहले भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करा हुआ है, एक बार फिर से इनको रिपीट कर देता हूं, जिसमें पहला आता है आपका IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस मार्केट को नवीन निर्गमन बाजार भी बोलते हैं। IPO का जो मीनिंग यहाँ पे आ रहा है वो सिंपल सा होता है कि कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम फ्रेश सिक्योरिटीज मार्केट में लेके आती है तो उसे IPO बोला जाता है। अब सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग IPO के लिए आपको अंडरराइटर है वो रिक्रूट करना होता है, बट यहाँ पे अपना समझने का मतलब इतना सा था कि फर्स्ट टाइम फ्रेश सिक्योरिटीज आती है तो उसे IPO बोला जाता है और उसे अपन प्राइमरी मार्केट में कंसिडर करते हैं। फिर सेकंड आता है आपका राइट इश्यू, अधिकार अंश जिनको बोला जाता है, यानी कोई भी कंपनी है वो आपका बाद में कुछ शेयर्स वगैरह या सिक्योरिटी लेके आती है तो एग्जिस्टिंग जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है या उनका फर्स्ट राइट होता है, तो उसे अधिकार अंश या फिर राइट शेयर्स बोला जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है बोनस शेयर्स। बोनस अंश क्या होते हैं, यानी कोई भी कंपनी है, कई बार क्या होता है कि वो आपको डिविडेंड नहीं देना चाहती है, उनकी एवज में आपको बोनस शेयर्स हैं वो इशू कर दिए जाते हैं, तो ये भी प्राइमरी मार्केट का पार्ट माना जाता है। फिर आता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, और इसको प्राइवेट प्लेसमेंट ही बोलते हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है वो जनरल पब्लिक में अपनी इक्विटी है या फिर सिक्योरिटीज है उनको इशू नहीं करना चाहता है, तो उस केस में उसके पास में दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो कुछ आपके ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो आपके वीडियो करता है उनके समूह को ये आपकी सिक्योरिटीज़ को सेल आउट कर देते हैं, या फिर कुछ कंपनी जो फाइनेंस में डील करती है उनको अपनी सिक्योरिटीज़ को ये लोग सेल आउट कर देते हैं। यानी डायरेक्टली जनरल पब्लिक से डील नहीं करते, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको डायरेक्टली या प्राइवेटली अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल आउट कर देते हैं, इसीलिए इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है। फिर लास्ट आता है ऑफर फॉर सेल। ये उस केस में होता है जहां पे कोई भी कंपनी है उसको नया स्टार्ट करा गया, उसमें कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, मान लीजिए 8-10 इन्वेस्टर्स हैं। एक बार कंपनी है वो प्रॉफिट में आ जाती है तो ये 8-10 लोग अपनी अमाउंट को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस केस में ये लोग अपनी कंपनी को सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाएंगे, सेबी के अप्रूवल के बाद में
अपनी इक्विटी जितना पार्ट उनका होता है उनको डिफरेंट शेयर्स में सेल आउट करने का काम करते हैं, उसे ऑफर फॉर सेल बोला जाता है। फिर उसके बाद में सेकंड आता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट या सरकारी प्रतिभूति बाजार, इसे गिल्ट एज मार्केट भी बोला जाता है। और जो आगे जो इंस्टीट्यूशंस आपको दिख रहे हैं ये जनरली इस मार्केट में डील करते हैं, बाइंग और सेलिंग करने का काम करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो आपके जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, ये तो आपके मनी मार्केट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में डिफरेंट बॉन्ड्स हो गए जिसमें आपका किसान विकास पत्र हो गया और गवर्नमेंट के लिए फंड्स वगैरह जनरेट करने का काम है, वो सारा इस मार्केट में आता है। या फिर जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनकी सिक्योरिटीज को सेल आउट करना या उनकी परचेजिंग करना, ये होता है सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट या गिल्ट एज मार्केट में। फिर उसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, विकास वित्त संस्थाएं। इनको थोड़ा सा अपन डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आपको IFCI दिख रहा है, ठीक है। ये है आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। इसका एस्टैब्लिशमेंट है वो 1 जुलाई 1948 को हुआ था और ये डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस में पहला इंस्टीट्यूशन इंडिया का माना जाता है। फिर सेकंड आपका ICICI कॉरपोरेशन है, ये बैंक की बात नहीं हो रही है। ICICI कॉरपोरेशन है वो 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो डेवलपमेंटल फाइनेंस सप्लाई करने का काम करता था। फिर उसके बाद में IDBI आता है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट है वो 1 जुलाई 1964 को हुआ था। और आजकल जितने भी आपके डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी एपेक्स बॉडी है वो IDBI को माना जाता है। 1976 में इसे डेवलपमेंट बैंक्स का एपेक्स बॉडी है वो डिक्लेयर करा गया था। फिर उसके बाद में आता है आपका SFCs, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस। ये आपके 17 जनवरी 1955 में स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुए थे और इसका एक्ट है वो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट है वो 1951 है। स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडिया में टोटल 18 वर्किंग में है, जिसमें से 17 है वो आपके स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1951 में रजिस्टर्ड है और एक है जो तमिलनाडु स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो इसमें रजिस्टर्ड नहीं है। फिर उसके बाद में आता है आपका IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट है वो 1971 में हुआ था। फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 1985 में इसे IRBI में मर्ज कर दिया, यानी IRBI इसका नाम कर दिया था, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मार्च 1985 में हुआ था। 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन दोनों को बंद कर दिया है। फिर उसके बाद में आता है UTI, यूनिटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय यूनिट ट्रस्ट। ये आपका 1 फरवरी 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। हालांकि इसका जो एक्ट है वो 1963 में है, UTI एक्ट है वो 1963 में है। इस्टेब्लिशमेंट या इनकॉर्पोरेशन एक्चुअल में इसका 1 फरवरी 1964 को हुआ है। ये मेनली आपके म्यूचुअल फंड्स में डील करता था। फिर 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने UTI को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड 1964 में यूनिट 64 के नाम से आया था, उसमें कोई स्कैम आने के बाद में इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा गया था। फिर आता है नेक्स्ट आपका है EXIM, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय आयात निर्यात बैंक। इसका एस्टैब्लिशमेंट है वो 1 जनवरी 1982 को हुआ था। ये मेनली इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को फाइनेंसिंग करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट आता है नाबार्ड। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट है वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसके बारे में अपन 1-2 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में नाबार्ड है वो हेल्प करता है। नाबार्ड डायरेक्टली किसी फार्मर को लोन प्रोवाइड नहीं कराता है, ये डिफरेंट बैंक्स को फंडिंग करता है। फिर वो बैंक्स हैं वो फार्मर को डिफरेंट फॉर्म्स में लोन सप्लाई करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में आता है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट है वो आपका अप्रैल 1990 में हुआ था और ये स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं
उनके डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस है वो सप्लाई करने का काम करते हैं। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिनको अपन ने डिस्कस करा है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो फोर्थ पार्ट आता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या वित्तीय मध्यस्थ। हालांकि इनके डिफरेंट अपने चैप्टर्स भी आने वाले हैं, उनमें और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक बार इनको देख लेते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स है या साझा कोष या पारस्परिक कोष, इनके बारे में एक दो बार अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी रिपीट कर देता हूं। 1964 में यूनिट 64 के नाम से यूटीआई ने पहला म्यूचुअल फंड है वो इंडिया में लॉन्च करा था। फिर उसके बाद में जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी एंट्री होती है 1987 से। मुझे जहां तक याद है शायद मैंने आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड है वो 1980 पहले के वीडियोज में बताया था, अगर ऐसा है तो उसको करेक्ट कर लेना। एक्चुअल में एसबीआई बैंक ने 1987 में म्यूचुअल फंड सेक्टर में एंट्री करी थी। फिर उसके बाद में आता है लीजिंग कंपनीज, इसका शायद अपन लोगों ने पहले डिस्कस नहीं करा था। लीजिंग कंपनीज है ये किसी भी एसेट को लीज पे देने का काम करते हैं। यहाँ पे लीज का मतलब किराए पे देने से है। ये लीज है वो 2 टाइप की होती है, एक तो ऑपरेटिंग और दूसरी होती है फाइनेंसिंग। डिफरेंस इतना सा है, ऑपरेटिंग लीज है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, अल्पकाल के लिए, और फाइनेंसिंग लीज है वो लॉन्ग टर्म के पर्पज से होती है। मान लीजिए कोई ए पर्सन है, उसके पास में कोई मशीन पड़ी हुई है जो उसके काम में नहीं आ रही है, और दूसरा कोई बी पर्सन है जिसको मशीन परचेज करने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो उसके पास एक ऑप्शन ये है कि ए के पास में जो मशीन है उसको वो किराए पे ले ले यानी लीज पे ले ले, और इस किराए को अपन लीज रेंट के नाम से जानते हैं। जो लीज पे देता है उसे लेसर कहते हैं और जो लेता है उसे लेसी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट जो आपका आता है वो वेंचर कैपिटल कंपनीज आता है। वेंचर कैपिटल कंपनीज, वेंचर कैपिटल कौन होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट, ये आपको सीड कैपिटल प्रोवाइड करवाने वाले लोग होते हैं। जैसे ही कोई कंपनी स्टार्ट होनी है उस कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। इससे पहले अपन ने ऑफर फॉर सेल देखा था, उसमें जनरली अपनी अमाउंट को विड्रॉ करने वाले लोग हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट ही होते हैं। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है वो स्टार्ट हुई, अब इसके पास फंडिंग की कमी है और 10 लोगों ने अलग अलग इसमें या 5 लोगों ने अलग अलग फंडिंग है वो इसमें कर दी है, तो इनिशियल कैपिटल या रिस्क कैपिटल या सीड कैपिटल प्रोवाइड करवाने वाले लोग होते हैं, उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट बोला जाता है। फिर एक पॉइंट जो अपना छूट गया था यहाँ पे, मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स का पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये किसी भी कंपनी के स्टार्ट होने से लेकर उसके वाइंड अप होने तक के कंप्लीट टास्क को परफॉर्म करते हैं। एक्चुअल में इंडिया में 99% आपके मर्चेंट बैंकर्स हैं वो आपके जो आईपीओ होते हैं उसको मैनेज करने का काम करते हैं, चाहे वो वहाँ पे इशू मैनेजर हो, चाहे अंडरराइटर हो, चाहे उनके प्रोस्पेक्टस है उनको प्रिंट कराना हो, चाहे उनके लिए एडवर्टीजमेंट करना हो, इस टाइप के काम ज़्यादा करते हैं। और इनके पास जो राइट्स होते हैं वो किसी भी कंपनी का नाम सुझाने से लेकर के कंपनी कौन सी जगह पे इस्टेब्लिश होगी, उसके लिए लैंड की क्या अवेलेबिलिटी होगी, उसके प्लांट का साइज क्या होगा, मशीनरी कैसी लगानी है, एम्प्लॉयज़ कौन कौन से हायर करने हैं, फंडिंग कहाँ से करवानी है, ये सारे काम भी आपके मर्चेंट बैंकर्स हैं वो करते हैं। तो आज के वीडियो में अपन ने 3-4 चीज़ें मेन देखी है। इसके कंपोजिशन में या फिर इसे स्ट्रक्चर भी बोला जा सकता है। आपके ऑर्गेनाइज्ड पार्ट में सबसे पहले इंडस्ट्रियल का आया था। इंडस्ट्रीज को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड करा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को आपके 5 पार्ट में डिवाइड करा था। सेकेंडरी का शायद मैंने पहले नहीं बताया था, इसमें स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस यानी ऑलरेडी लिस्टेड सिक्योरिटीज की जहां पे बाइंग और सेलिंग होती है उसे सेकेंडरी, द्वितीयक या सहायक बाजार बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आईपीओ आया, 100 लोगों ने मान लीजिए कंपनी में इन्वेस्ट करा, अब उसके बाद में फर्दर जब भी इसकी बाइंग और सेलिंग होगी वो आपके सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होती है। और उसमें भी मेनली इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका एस्टैब्लिशमेंट है वो 1875 में हुआ था, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका एस्टैब्लिशमेंट IDBI की हेल्प से 1992 में हुआ था।
फिर उसके बाद में गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, फिर आपके डेवलपमेंट फाइनेंस सप्लाई करने वाले इंस्टीट्यूशंस विद एस्टेब्लिशमेंट ईयर। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसलिए बताए हैं, कई बार आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप की चीज़ें हैं वो पूछी जाती है। फिर उसके बाद में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है, फर्दर आपके चैप्टर्स आएंगे तो और डिटेल में अपन इनकी स्टडी करेंगे। और एक आपका अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।